दोस्तों जय जगन्नाथ। मैं हूं आपका दोस्त सुज्ञान। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि एक सच्चा राजा कौन होता है। एक राजा जो अपने देश तथा अपने प्रजा की हित की रक्षा करे, अपने देश को बाहरी शत्रु से रक्षा करे, वो ही एक असली राजा होता है। आप आज सुनोगे कि एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की कहानी जो लगभग पूरा हिंदुस्तान को ही जीत लिया था। खैर दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में चल रहा सत्य संधान सीरीज नहीं बल्कि अनसंग वॉरियर सीरीज के 51 एपिसोड। दोस्तों कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अगर आप मुझसे पूछो तो इससे ज्यादा वाहियात लाइन मैंने आज तक नहीं सुना। कहां लिखा गया है, किस किताब में लिखा गया है, कौन था जो इस पंक्ति को लिखा था। इस एक लाइन ने हमारे पूरे जेनरेशन को ही कायर बना चुका है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव के समय एक अहिंसावादी साधु ने उड़ीसा आए थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊं, जिस कलिंग के महावीरों ने महाभारत युद्ध लड़ा था, जिस कलिंग को चंद्रगुप्त मौर्य भी पराजित नहीं कर सके, जिस कलिंग को बाबर और खिलजी भी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाए रहे थे, जिन पाइक योद्धाओं के हाथ हमेशा रक्त भीजा तलवार हुआ करता था। जब उनके हाथों ढोल और तबला दे दिया गया तो मुगल और अफगानों ने हमारा ही तबला बजा दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म से बोले थे कि अगर आपके पास शक्ति हो तो धर्म रक्षा करने का दायित्व आप अपने कंधे पर ले सकते हो। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सुज्ञान तो वीडियो की शुरू करने से पहले ही ये सब बातें हमको क्यों बता रहा है। दोस्तों आपको ये सब कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिखाए थे हमारे महाराज महामेघवाहन ऐरक खारवेल जी। दोस्तों ये बात है ख्रीष्टपूर्व 185 की। इसके बाद उड़ीसा में शुरू हो जाता है विद्रोह और बात उठता है स्वाधीनता एवं राष्ट्रवाद का। अशोक के द्वारा हुए भयंकर नरसंहार को उड़ीसा के लोग भूले नहीं थे। फिर महामेघवाहन नाम के एक चंद्रवंशी खंडायत अपना सेना गठन करते हैं और मगध से कलिंग को आजाद करवा देते हैं, जिनके वंश को चेदी वंश कहा जाता है। उनके ही पोते थे हमारे महान शासक महामेघवाहन ऐरक खारवेल जी, जिनके बारे में हाथी गुम्फा की शिलालेख में विस्तृत भाव में बताया गया है। कहा जाता है महाराज खारवेल जी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे। अस्त्र चालना में उनका कोई मुकाबला नहीं था और इसके साथ साथ बचपन से ही वो साहित्य, कला, गणित एवं कूटनीति में भी पारंगत थे। उनके राजत्व की प्रथम बरसी एक चक्रवाती तूफान में कलिंग के राजधानी कलिंग नगर एकदम ध्वंस हो गया था। पर गद्दी में बैठे थे हमारे महाराज महामेघवाहन श्री ऐरक खारवेल। वो कैसे अपने प्रजा को मरने दे सकते थे। वो अपने सेना को आदेश दिए कि चाहे जो हो जाए 1 महीने के अंदर ही राजधानी को फिर से नया बनाया जाए, चाहे जितने भी पैसा इसके लिए लगे वो सारे राजकोष से ही जाएगा। उस समय इस काम को करने के लिए 35 लाख रुपए का खर्च आया था, जो आज के दौरान कई हजार करोड़ बनता है। राजत्व के द्वितीय वर्ष वो राज्य जय करने निकले थे। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था सातवाहन और इसके राजा सातकर्णी राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ भी करवा चुका था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक महाराज सातकर्णी एवं महाराज खारवेल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सातवाहन पराजित हुआ। पर और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सातकर्णी को भलीभांति ज्ञान था कि महाराज खारवेल कितना बड़ा प्रतापी राजा है, उनका ओहदा क्या है, इसलिए वो कलिंग के सामने अपना घुटने टेक देता है। उस समय आज के महाराष्ट्र एरिया जिस एरिया पे बसा है, उस समय वहां 2 राज्य थे, राष्ट्रिक एवं भोजन। अपने शासन के तृतीय वर्ष में महाराज खारवेल वो दोनों राज्यों को ही पराजित कर दिए। राजत्व के चौथे, 5वें एवं 6ठे साल में महाराज खारवेल प्रजाओं के लिए बहुत से हितैषी काम किए, जैसे नहर खुदवाना, प्रजा को माफ करना इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा वो नृत्य, संगीत और क्रीड़ा पर भी पानी की तरह पैसा बहाए। उनके समय में हर गांव में पाइक अखाड़ा का गठन किया गया, जहां बच्चे और नौजवान युद्ध कला का ट्रेनिंग लेते थे। वो हिंदू और जैन साधुओं के लिए कई सारी गुफाओं की खनन की ताकि वो शांत माहौल में ध्यान लगा सके। और इसी साल महाराज को एक पुत्र संतान का भी प्राप्ति हुआ था।
राजत्व के 8वें साल वो ऐलान करवाए कि अतीत में अशोक ने हमारे पूर्वजों पर जो कहर ढाया था, अब समय आ चुका है उसको शुद्ध समेत लौटाने का। अशोक ने जिस तरह कलिंग वासियों का नरसंहार किया था वो वाकई निंदनीय है। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप अखंड भारत बनाना चाहते हो, पर किस कीमत पर? उस भारत के लोगों को मारकर, या फिर आप ये मानते हो कि कलिंग के लोग भारतीय ही नहीं है? महाराज खाराबेल के प्रथम आक्रमण होता है गोरदगिरी पर और यहाँ के सेनापति युद्ध छोड़कर पाटलिपुत्र भाग जाता है। फिर महाराज खाराबेल नालंदा के तरफ बढ़ते हैं, पर तभी एक संवाद आता है कि ग्रीक के खूंखार सेनापति डिमिट्रियस अपने सेना लेकर मगध पर चढ़ाई करने आ रहा है और वो मथुरा तक पहुंच भी चुका है। यही तो फर्क है महाराज खाराबेल और बाकी सम्राटों के बीच। अगर कोई दूसरा राजा होता तो वो सोचता चलो जाओ, मेरा दुश्मन तो अब गया, वो खुश होता। पर महाराज खाराबेल बोले कि जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे इस अखंड भारत से 1 इंच भी जमीन मैं विदेशियों को लेने नहीं दूंगा। फिर वो अपना दिशा बदलाए और मथुरा के तरफ कूच कर गए। जैसे ये खबर ग्रीक के सेनापति डिमिट्रियस को मिलता है, वो भय में कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि समग्र आर्यावर्त में अगर कोई राजा है जो उसे मार सकता है, वो है कलिंगाधिपति महामेघवान श्री ऐरक खाराबेल जी। वो मथुरा से ग्रीक के तरफ भागने लगा और महाराज उसे मथुरा से लेकर अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक खदेड़े थे। इस विजय को याद रखने के लिए महाराज खाराबेल कलिंग के राजधानी कलिंग नगर में महाविजय प्रासाद का निर्माण भी करवाया था। तो दक्षिण भारत में तमिल संघ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। वो वहां 1500 साल से शासन कर रहे थे। बेसिकली संघ में 5 राज्य थे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपन्नी। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली थे कि इनको अशोक भी पराजित नहीं कर सका था। वो आए दिन दक्षिण कलिंग पर हमला करते थे और महाराज खाराबेल के शक्ति को चैलेंज करते थे। महाराज खाराबेल उनको सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो अपने सेना लेकर एक साथ उन 5 राज्य पर हमला बोल देते हैं। जिस तमिल संघ को 1500 साल से अजय माना जाता था, जिस तमिल संघ को अशोक भी पराजित नहीं कर सका था, उसको सिर्फ एक ही दिन में कलिंगाधिपति महामेघवान ऐरक खाराबेल जी उखाड़ फेंके थे। राजत्व के 12वें साल कलिंगाधिपति महामेघवान ऐरक खाराबेल मगध के राजा बृहस्पति मित्र को एक संवाद भिजवाए। उस संवाद में लिखा था कि तुम लोगों को अपने किए की सजा देने कलिंगाधिपति बहुत जल्दी मगध के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। जैसे ये संवाद मगध के राजा बृहस्पति मित्र को मिलता है, वो तुरंत ही महाराज खाराबेल से मिलने आते हैं। वो महाराज खाराबेल को माफी मांगते हैं और उनके पैरों के नीचे सर झुकाकर बैठ जाते हैं। ये दृश्य को अगर आप देखना चाहते हो तो हाथी गुफा की शिलालेख में ये दृश्य को अंकुरित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कलिंग के जीवन मूर्ति जिसको मगध के द्वारा जबरन कलिंग से छीन लिया गया था, उसको भी वो लौटा देते हैं। मैंने कुछ इतिहास की किताब में पढ़ा है कि जो कलिंग के जीवन मूर्ति था, क्योंकि महाराज खाराबेल जैन थे, इसलिए उसको जैन धर्म के साथ एसोसिएट कर दिया गया। पर वो और कोई नहीं, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मूर्ति था। खैर, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। अगर आगे मेरे हाथ कुछ एविडेंस लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप खुद एक बात सोचिए, जो कलिंग के जीन मूर्ति जो इतना फेमस था, महाराज खाराबेल के बाद वो मूर्ति कहाँ गया, आज तो किसी को नहीं पता। हो सकता है वो जीवन मूर्ति भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति हो, पर जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हमको मानना पड़ेगा कि कलिंग के जीवन मूर्ति एक जैन मूर्ति था। दोस्तों, मगध के ऊपर कलिंग के नरेश महाराज ऐरक खाराबेल ने जो विजय पाई थी, उसके सेलिब्रेशन कलिंग में 2 महीने तक चला था। दोस्तों, आप अभी तक देख रहे थे महाराज खाराबेल जी के वीर गाथा को। महाराज खाराबेल जो युद्ध ना करके भी कलिंग युद्ध का प्रतिशोध ले लिया था। इसी वजह से वो हमेशा महान थे और आगे भी महान रहेंगे। और रहे भी क्यों ना, जहां एक तरफ अशोक ने अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आधा उड़ीसा को उजाड़ दिया था, वहीं महाराज खाराबेल एक बूंद भी खून ना बहाते हुए कलिंग युद्ध का प्रतिशोध ले लिया था। खैर, इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। ये मेरा सेकंड फेस कैम वीडियो है। सोच रहा था कि ये वीडियो कैसा बनेगा, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ही पहले पता चल जाएगा। खैर दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे
सत्य संधान सीरीज ओनो अनसंग वॉरियर सीरीज के 52वें एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।